हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो HCV की ग्रेविटेशन ऑब्जेक्टिव 2 को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, क्वेश्चन 1 के ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, पढ़ते हैं। लेट V एंड E डिनोट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इट इज़ पॉसिबल टू हैव। ये चार ऑप्शन है जो मैंने यहाँ बना दिए हैं, एक एक को डिस्कस करूँगा। देखिए, तो कोई एक पॉइंट है, उस पर आपको V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू V है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, तो इन दोनों के आपस में बीच में रिलेशन पूछा है। तो पहले इनका सबसे मेन रूल जान लो, सबसे मेन गवर्निंग इक्वेशन जान लो। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस होता है dV, दैट इज लिंक्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ये सबसे बेसिक इक्वेशन है, सबसे मेन इक्वेशन है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। और इसमें ऑब्वियसली dV लिखा है, dV मीन्स बिटवीन, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, या डिफरेंस आता है। तो बेसिकली वी आर हैविंग, हम लोग ऐसा रिलेशन यहाँ पर हमारे पास है जो V और E को ना दिखाकर किसको दिखाता है, चेंज इन पोटेंशियल और E को दिखाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये याद रहता है, कैपेसिटर में भी आप इसको बहुत लगाते हैं, V इज इक्वल्स टू ED, तो आप इसको यूज़ मत करिए, है ना। ऑल्दो यहाँ पर भी V जो होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड्स में वी आर यूज टू कि V इज इक्वल टू ED है। नहीं, थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर चलेंगे, थोड़ा ध्यान से चलेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, और वो इस मदर इक्वेशन से है। ये मेन इक्वेशन है, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। इसी का जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है वो है V एट एनी R इज इक्वल्स टू माइनस, कहाँ से कहाँ तक, R0 से R तक, और E डॉट dr। यहाँ पर जो पोटेंशियल एट R होगा वो जो भी आएगा, बट ये R0 इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट, अगर आपने इन्फिनिटी लिया है तो वहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होगा, या जो भी चीज़ें हैं। मतलब एक हल्का, मैं होता नहीं, एक रिकैप दे रहा था, यूँ कहें कि हल्का सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था कि ये वाले फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे, और इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। ये एक ही दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस ये है कि ये आपका डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिया है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें रेफरेंस पॉइंट पे बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर भी ये जो पोटेंशियल है ये भी डिपेंड कर रहा है दूसरे पॉइंट पर, मतलब यहाँ भी दो पॉइंट्स इन्वॉल्व है। तो बस मोटा माटी आपको क्या समझना है यहाँ पर कि जो भी रिलेशंस हैं, है ना, ये रिलेशंस, ये आपको V और E एक पॉइंट का दिया हुआ है, बट किसी भी पॉइंट पर V और E आपस में क्या वैल्यू रखेंगे वो सिर्फ एक पॉइंट से डिसाइड नहीं हो सकता। फिर से सुन लीजिए कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ इन्होंने V और E दिया है, तो V और E आपस में क्या रिलेशन रखेंगे ये एक पॉइंट से डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि V जो है वो कम से कम दो पॉइंट्स का चाहिए होता है। आप मदर इक्वेशन, मेन इक्वेशन देखिए। तो क्या बोलते हैं, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ये चारों ऑप्शंस को जज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। किसी को डिटेल डिस्कशन चाहिए इस फॉर्मूले पे, इसका डेरिवेशन चाहिए, पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अभी फिलहाल मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर सकता, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए मैंने इसका खाली जिस्ट दिया है। आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं। V इज इक्वल्स टू 0, E इज इक्वल्स टू 0, क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। इस पॉइंट पर V 0 हो सकता है दूसरे पॉइंट पर V 0 रहा हो, तो V 0 E 0 पॉसिबल हो सकता है। आप यहाँ E 0 करिए तो dV 0 आ रहा है। मैं समझाता हूँ, उसको करके बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है ये dV इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr लगाता हूँ। अब मान लीजिए कहीं पर E 0 है, तो क्या होगा, dV 0 हो गया। dV 0 होने का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल 0, मतलब जो भी कोई रेफरेंस पॉइंट हमारा R0 होगा, वहाँ से अगर हम R तक आए हैं तो dV 0 का मतलब है पोटेंशियल एट R0 बराबर है पोटेंशियल एट R के, और हो सकता है ये बराबर 0 हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो E 0 जब होगा तो V 0 नहीं होगा, dV 0 होगा, माने चेंज इन पोटेंशियल। तो किन्हीं दो पॉइंट्स का अगर जो है चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा, मतलब उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, दैट कैन बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ठीक है, ये पॉसिबल है। हम लोग B पर आते हैं। B में कह रहा है अगर V 0 है तो E नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो ये भी पॉसिबल है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। अब जैसे कहीं पर dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब मान लीजिए E नॉट इक्वल टू 0 है, तो dV चेंज इन पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये 0 भी हो सकता है, मतलब अगर हम E नॉट इक्वल टू 0 कह दें तो क्या आएगा, dV की वैल्यू क्या आएगी, E dr cos थीटा। और dV क्या होता है, मैंने कहा दो पोटेंशियल्स हैं, VA माइनस VB कर लीजिए, इज इक्वल्स टू E dr cos थीटा। अब ये VB क्या है, ये V एट R0 है रेफरेंस पॉइंट, और VA क्या है, ये सिंपली V है। तो अब यहाँ से V की वैल्यू कुछ भी आ सकती है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन दी एंगल, तो है ना, वो 0 भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इस केस में मैं आपको बताऊं, V माइनस V एट R0 है, यूजुअली इन्फिनिटी लिया जाता है तो ये 0 हो जाता है, इज इक्वल्स टू E dr
अगर मान लीजिए एंगल 90 फॉर एग्जांपल, एक केस उसने जस्ट मांगा है, तो v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये है कि थोड़ा सा आपको इसमें इंसाइट चाहिए, है ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने भी बस हल्का जिस दे के फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग को अपना भी इसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एक आपका आइडिया होना चाहिए इसका। नहीं है तो मैं पढ़ा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप लोग कहेंगे। तो ये पॉसिबल है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि अगर ई नॉट इक्वल टू 0 है तो ये cos 90 इसको 0 बना सकता है, इस पूरे RHS को। और अगर LHS में आपने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लिया है तो उसका पोटेंशियल 0 होगा, तो V 0 हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर E नॉट इक्वल टू 0 है बट बीच का एंगल 90 डिग्री है तो RHS 0 हो जाएगा। और अगर RHS 0 हो जाएगा तो LHS में अगर आपने रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल 0 लिया है तो आपके मेन पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। अच्छा, तीसरे पर आते हैं, V नॉट इक्वल टू 0 इफ़ E इज इक्वल टू 0। देखते हैं, तो dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr लगाइए, बहुत आसान है। अगर E 0 हो गया तो उससे हमें क्या पता चलता है, dV 0 होगा, चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। चेंज इन पोटेंशियल मतलब VA माइनस VB 0। अब A पॉइंट मान लीजिए आपका ये पॉइंट जो है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, दैट इज A पॉइंट, तो VR माइनस, यूजुअली इसको इन्फिनिटी लिया जाता है, दिस इज 0, तो ये 0 हो गया। तो VR की वैल्यू कितनी आ रही है, इस केस में 0 आ रही है। बट अगर आपने इसको, ये तो एक केस हो गया जहाँ ये 0 होगा, बट अगर मान लीजिए VR माइनस जो दूसरा पॉइंट है वो आपका इन्फिनिटी नहीं है, वो R नॉट है, इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो VR कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, VR की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, V के, अगर E 0 हुआ तो RHS तो 0 होगा, ये कंफर्म है, लेकिन V की वैल्यू डिपेंड करती है यहाँ पर किस पर, रेफरेंस पॉइंट पर। अगर रेफरेंस पॉइंट 0 है तो VR 0 होगा, अगर रेफरेंस पॉइंट 0 ना होकर कोई दूसरी वैल्यू है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ से हमको ये पता चलता है, अगर dV 0 है, मोटा मोटी अगर हम बोले तो अगर dV 0 है तो हमको ये पता चलता है पोटेंशियल एट A बराबर पोटेंशियल एट B है। किसी, इसका पोटेंशियल किसी दूसरे पॉइंट, जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल है कि नॉट इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। लास्ट में आते हैं V नॉट इक्वल टू 0, E नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी ठीक है। अब तो आप समझ ही गए, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr कर लीजिए। अब E नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या, सबसे आसान तो यही है मेरे ख्याल से, dV यहाँ से क्या हो जाएगा, E dr cos थीटा, है ना। अब dV की वैल्यू क्या है, VA माइनस VB इज इक्वल टू E dr cos थीटा। अब E जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो VA भी नॉट इक्वल टू 0 हो ही सकता है ना। मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू आती है 5, 6, 7 जो भी आती है, VB की वैल्यू 0 है, या मान लीजिए 0 भी है तो भी उधर जाएगा, तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये 5 आ रहा है तो ये 0 अगर हुआ तो उधर जाके ये 5 हो जाएगा। अब मान लीजिए 5 है, ये 10 हुआ, उधर जाके 15 हो जाएगा। मतलब VA की वैल्यू जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। और ऑब्वियसली वो नॉट इक्वल टू 0 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है कि चारों ऑप्शंस आपके सही होंगे, A, B, C एंड D, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। वो क्लियर यहीं से हो जाता था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो आपको एक बार कायदे से, एक बार बहुत प्रॉपर्ली इसको मैं चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छे, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या जो भी है इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका मैं जवाब दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको तब तक। देखिए क्वेश्चन 2 और 3 दोनों ही यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल पे बेस्ड है, तो मैं दोनों को भी साथ बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने उसका एक हल्का जिस्ट दे दिया है, पूरा डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल का ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होता है, उसका मैंने क्या जिस्ट बना दिया है। इसको एक बार देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है किसी भी शेल के एक्सटर्नल पॉइंट पर, है ना, एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या होती है, Gm/r², जहाँ पे स्मॉल r क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, किस पॉइंट की, जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो पॉइंट लाइक बिहेवियर होता है यहाँ शेल का, Gm/r², और इंटरनल पॉइंट पर वो हमेशा 0 होती है, ठीक। क्यों होती है डेरिवेशन में अगर आप कहेंगे तो बता दूंगा। एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, -Gm/r, और इंटरनल पॉइंट पे क्या होता है, जो कि सरफेस के इक्विवेलेंट होता है, -Gm/r। रीजंस हैं इसके, आप कहेंगे तो मैं डिस्कस कर लूँगा किसी दिन। अब देखिए, अब यहाँ अगर हम क्वेश्चन 2 में देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में मैं यहाँ सामने लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर A आप पढ़िए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0। तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है इंटरनल पॉइंट पर इनसाइड अ ग्रेविटेशनल शेल, स्फेरिकल शेल? क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है? नहीं, वो 0 नहीं है। ए ऑप्शन में उन्होंने कहा है कि 0, जबकि आंसर क्या है, -Gm/r, तो इसीलिए ए गलत हो गया। बी पर आइए, बी पर क्या बोल रहा है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। क्या इंटरनल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है स्फेरिकल शेल के? बिल्कुल है, तो बी सही है। सी पर आइए, सी पर कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या सब जगह सेम है? तो हाँ, जो सरफेस पे है वही हर इंटरनल पॉइंट पे होगा, -Gm/r, तो ये भी सही है।
डी ऑप्शन पे आते हैं, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटरनल पॉइंट पर क्या है, जीरो, एवरी इंटरनल पॉइंट पर, ठीक है। तो हर इंटरनल पॉइंट पे जीरो है, इसका मतलब सब जगह सेम है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, बी सी डी। तो ये तो क्लियर हो गया। लगे हाथ क्वेश्चन 3 भी देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है जो कि ग्रेजुअली श्रिंक हो रही है, ठीक है ना। तो उसका जो है एक और हमें क्या करना है, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर पे हमें बताना है कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि रिमेन कांस्टेंट रहेगा कि ऑसिलेट करेगा। तो देखिए क्वेश्चन 3 में क्या करना होगा, देखिए पोटेंशियल एट दी सेंटर जो होता है r इज इक्वल्स टू 0, वो क्या होता है, जो कि सरफेस के बराबर होता है, माइनस GM बाय शेल का रेडियस, यहाँ पे हम रख देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको पता चलता है कि पोटेंशियल जो है कहाँ, सेंटर पर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, हमको पता चलता है। अब शेल का रेडियस अगर हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम होगा, हाँ। अगर नहीं, रेडियस हम बढ़ा नहीं रहे हैं, सॉरी, रेडियस हम कम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम रेडियस कम करें, श्रिंक हो रही है ना, शेल श्रिंक हो रही है, तो शेल अगर श्रिंक होगी तो उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा। अगर रेडियस कम होगा तो इंटरनल पॉइंट का पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़े, कॉमन सेंस की बात है। तो माइनस का ध्यान भी रखना है, तो मैग्नीट्यूड तो देखिए बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले अंदर का पोटेंशियल था 3 वोल्ट मैग्नीट्यूड वाइज, तो अभी हमने क्या किया, रेडियस इसका कम कर दिया, तो अंदर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो 3 से 5 हुआ मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन क्योंकि माइनस साइन भी यहाँ पर है तो -3 से -5 हुआ, है ना। मैग्नीट्यूड 3 से 5 हुआ, क्योंकि रेडियस कम होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बट मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तो साथ में माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन अगर वो है तो उस वजह से क्या होगा, -3 इज एक्चुअली ग्रेटर देन -5, है ना। तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि अगर ओवरऑल बात जो निकल के आ रही है कि अगर आपका रेडियस डिक्रीज होता है तो फाइनली जो पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज होगा ड्यू टू द माइनस साइन, ठीक है। ये बात निकल कर आई, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डिक्रीज वाला है बी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके नोट कर लीजिए और फिर हम लोग नए क्वेश्चन पर, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। कंसिडर अ प्लैनेट मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट राउंड द सन, द वर्क डन ऑन द प्लैनेट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द टर्न ऑफ द सन is 0 in any small part of the orbit, B is 0 in some parts of the orbit, C is 0 in one complete revolution and D is 0 in no part of the motion। देखिए ऐसा है ना, क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें एक ऑप्शन शायद है आपका ये ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखें ज़रा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सी को अगर आप देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इज 0 in one complete revolution। तो सी तो डैम श्योर, ये तो पक्का होगा। क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लगा देता हूं, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर होने की वजह से एक क्लोज्ड पाथ, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब डेफिनेशन होती है कि एक राउंड लूप में या क्लोज्ड पाथ में नेट वर्क डन 0 होता है, तो ठीक है ना। तो नेट वर्क डन यहाँ पर इसका 0 होना है क्लोज्ड पाथ, ये तो कंफर्म है, तो सी तो सही हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन इसका और अच्छा लग रहा है, इज 0 इन सम पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिट। अब नोटिस करिए यहाँ पर ज़रूर एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पर अगर प्लैनेट है तो प्लैनेट इधर मूव कर रहा है टेंजेंट के अलोंग, और जो रेडियस वेक्टर है इसका वो कुछ इस तरीके से है। तो आप नोटिस करिए यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है। एंगल 90 डिग्री बनने की वजह से ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल पुल इस पर काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस प्लैनेट पर, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो हम सब जानते हैं वर्क क्या होता है, जहाँ छोटा सा वर्क डन होगा, अगर इस पॉइंट ए से ये पॉइंट बी पे जाता है, जिस बगल वाले पॉइंट पे जाता है, dr डिस्टेंस चलता है, तो जो स्मॉल वर्क डन होगा dv इज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर। तो इसमें f0 नहीं है, एफ डॉट डी आर में क्या हो जाएगा, एफ डी आर कॉस 90 डिग्री, तो नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे कई पार्ट्स आपको मिलेंगे जहाँ पर ये एंगल 90, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो है ही है, लेकिन प्लैनेट इधर मूव करना चाह रहा है, ग्रेविटेशनल पुल इधर है, तो जहाँ जहाँ 90 डिग्री हो सकता है यहाँ पर भी एक पॉइंट आ जाए। आपको कई ऐसे पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा भी मतलब कोनिक सेक्शन मुझे याद नहीं है मैथ्स का, तो इसलिए मैं एक्जैक्टली पॉइंट्स नहीं जानता कितने होंगे, बट यहाँ बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है प्लैनेट का और जो रेडियस वेक्टर है, या यूँ कहें कि जो रेडियल लाइन के अलॉन्ग जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, जिस वजह से वर्क डन होगा इन पॉइंट्स पर 0 आएगा। तो इसीलिए ये बी भी सही है। एट सम पॉइंट्स जो है दिस थिंग द वर्क डन इज 0, लेकिन उसके बाद हम आए इज 0 इन एनी पार्ट ए में, इज 0 इन एनी स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। तो ये ऐसा स्मॉल पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज सर्कल नहीं है ना। तो जैसे अगर हम एक पार्ट लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ का एक पार्ट लेते हैं,
तो पार्ट लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये लॉजिक नहीं लगेगा कि राउंड लूप में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 होता है। दूसरा यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, 90 से है ना डिफरेंट फ्रॉम 90 नॉट इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा, तो 0 तो बिल्कुल नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ए बी सी तो सही है, डी इज 0 नो पार्ट, नहीं, अगर सी सही है, अगर बी सही है तो डी तो गलत होना ही है भाई, कुछ पॉइंट्स पर कुछ पोर्शंस पर तो 0 है ही ना, तो इसीलिए डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसका सही ऑप्शन है बी और सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको। 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी मूव राउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट, यानी कि उनका ए सेम है। द मास ऑफ बी इज ट्वाइस द मास ऑफ ए। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पहले एक मिनट जरा इधर आ जाइए। देखिए सैटेलाइट के बारे में जो है ज़रूरी चीज़ें वो मैंने यहाँ बता दी हैं, फिर उन्हीं का हम यहाँ भी यूज़ करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 में। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट में जैसे कि आपकी जो ये आपको स्फीयर दिख रहा है, मास m और रेडियस r, ये आपकी अर्थ है। अर्थ से h हाइट पर स्मॉल m मास की एक सैटेलाइट है जो कि vo स्पीड चल रही है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट यही होती है √gm/a, जो कि अर्थ का मास यहाँ पे m है, ना कि सैटेलाइट का। और ये r + h को पूरे को a बोलते हैं, ठीक, स्मॉल a। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि एनर्जीज़ की बात हुई है ऑप्शंस में, तो मैंने यहाँ वैल्यूज़ लिख दी है, डेरिवेशन इसमें नहीं पॉसिबल है, किसी को चाहिए तो बता सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो इस सैटेलाइट की होगी वो होगी gmm/a, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -gmm/2a, और जो टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -gmm/2a। नोटिस करने वाली बात यहाँ पर क्या है, जिससे कि आपका क्वेश्चन एक फटाक से सॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, टोटल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। और क्योंकि इन दोनों के मास डिफरेंट हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी डी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बी में बोल रहा है कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, अर्थ प्लस ए की पोटेंशियल एनर्जी सेम एज दैट ऑफ अर्थ प्लस बी, तो ये गलत हो गया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं हो सकती। सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी इक्वल बता रहा है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी अगेन डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट है, जो कि अलग है दोनों का, तो वो भी बराबर नहीं होगा, तो सी भी गलत है। टोटल एनर्जी भी बोल रहा है अर्थ प्लस है और अर्थ प्लस बी सिस्टम की बराबर है, जो कि नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो भी मास पे डिपेंड कर रही है, दोनों का मास सेम नहीं है, तो बी सी डी गलत है। ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि दोनों की ऑर्बिटल स्पीड सेम है, तो आप ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं कि दिस इज ऑर्बिटल स्पीड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट, दिस इज नॉट क्रॉस लगाया मैंने, दिस इज नॉट डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है अर्थ के मास पे, ऑर्बिटल रेडियस के और आपके जी पे। तो जी दोनों सैटेलाइट के लिए सेम है, मास ऑफ द अर्थ दोनों के लिए सेम है, और ए भी दोनों का सेम है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो इसीलिए दोनों की ऑर्बिटल स्पीड सेम आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सी डी गलत है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन अ प्लैनेटरी मोशन, कंसिडर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एज सीन फ्रॉम द सन। ए स्पीड, बी एंगुलर स्पीड, सी काइनेटिक एनर्जी एंड डी एंगुलर मोमेंटम। देखिए ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये इसका आंसर एंगुलर मोमेंटम होगा, बहुत ईजी है। क्यों? देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बताती है, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप पढ़िए कि इफ देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही है, सॉरी बाहर से टॉर्क नहीं लग रही है, तो एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये सन और प्लैनेट सिस्टम है, ठीक है, इस पर जो भी टॉर्क बनेगी वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बन रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस सिस्टम की इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स है, तो इसीलिए जो टॉर्क है वो यहाँ पर वो भी सिस्टम की इंटरनल टॉर्क है। तो इस वजह से क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रही है, एक्सटर्नल कोई भी टॉर्क नहीं है। बाहरी जो भी सोलर सिस्टम्स हैं या जो भी गैलेक्सीज हैं वो बहुत दूर हैं, उसका इफेक्ट हमारे सिस्टम पे इस पर नहीं पड़ेगा। दूसरे प्लैनेट्स का असर अभी हम निगलेक्ट करके चल रहे हैं, है ना, अनटोल्ड तरीका है ये बात करने का कि अभी हम बाहरी प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस नहीं मान के चल रहे हैं। तो कोई भी प्लैनेट है तो इस तरह से घूमेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये ठीक वैसे होता नहीं, जैसे एक बड़ी सी लंबी लंबी कीरिंग होती है चेन वाली, तो उसको हम चाबी को यूँ घुमाते हैं, तो देखिए जैसे चाबी घूमती है तो वो हमारा जो स्ट्रिंग का पुल है वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर है एंड इंटरनल है, तो उसकी वजह से कोई टॉर्क है ना, जो भी है टॉर्क वो इंटरनल है। तो क्या होता है, धीरे धीरे रेडियस कम होता है, रेडियस कम होता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। आप नोटिस करिएगा किसी भी चीज़ को, एक जैसे कीरिंग होती है, किसमें कुछ चेन बनी होती है बाइक की, तो उसको ऐसे आप सबने घुमाया होगा, वो घूमती 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 जैसे उसका रेडियस कम होता है ना, उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सब जानते हैं एंगुलर स्पीड जो होती है, देखिए एंगुलर मोमेंटम L = I ओमेगा होता है। अब जैसे जैसे I क्या होता है, mr² ओमेगा। अब जैसे जैसे R कम हो रहा है, क्योंकि L को तो कांस्टेंट रहना है, L को कांस्टेंट रहना है, तो जैसे जैसे R कम होगा मास भी कांस्टेंट है, तो वैसे वैसे ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना,
तो ये होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन की वजह से इसमें अगर सन प्लैनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझना है तो ये सन है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। जब प्लैनेट दूर होगा तो इस समय इसका ओमेगा डाउन हो जाएगा क्योंकि रेडियस बढ़ गया है, इसी लॉजिक से। और फिर जब ये प्लैनेट पास में आएगा, इधर कहीं आएगा, तो इसका आर क्योंकि कम हो गया है तो इसका ओमेगा एकदम से सडनली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और ये कहाँ से आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, पहली बात। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो उस वजह से क्या होगा, इसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड जो है वो बदलती रहेगी। जब प्लैनेट दूर होगा सन से, क्योंकि आर बढ़ गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना है, जैसा कि मैंने यहाँ से बताया, तो ओमेगा डाउन हो जाएगा। तो आर बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, आर कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तो एंगुलर, क्योंकि डी सही है, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना है, तो इस वजह से एंगुलर स्पीड को कम ज़्यादा होना पड़ेगा। और अगर एंगुलर स्पीड कम ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वी जो है आर ओमेगा, ये भी आपकी चेंज होगी। वह ऑब्वियस सी बात है ना। ये आर ओमेगा का ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट सेम रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर स्पीड कुछ नहीं होता है। तो आर और ओमेगा की वैल्यूज़ बदल रही हैं तो वी भी चेंज होगा। इसका मतलब आप, है ना, जो पार्ट ए है वो भी गलत है, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि उसमें स्पीड लिखा है। स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका एंगुलर स्पीड है, वो तो चेंज होनी ही होनी है क्योंकि मोमेंटम को उसे ही कंजर्व रखना है। सी है काइनेटिक एनर्जी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी बार बार चेंज होगी, क्योंकि के होगा यहाँ से हाफ mv², या आप अगर रोटेशनल इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वगैरह करते हैं तो कुल मिलाकर यहाँ पर वी लगातार चेंज हो रहा है, और अगर ओमेगा भी लगातार चेंज हो रहा है तो कुल मिलाकर ओमेगा चेंज हो रहा है तो वी भी चेंज होगा, और ओमेगा और वी चेंज हो रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही है आपका। तो दिस फिनिशेस आपका जो है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव 2 ऑफ HCV ग्रेविटेशन। और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास नहीं है तो मैं आपके डाउट्स गेस कर करके चीज़ें बताता रहता हूँ जो मुझे ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं डाउट्स, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बोलता रहता हूँ अपनी तरफ से। तो अगर कोई चीज़ जो ऐसे मिस हो रही हो या आपको लगता है कि आपको पूछनी है, इससे क्लियर नहीं हुई है लेक्चर से, वीडियो लेक्चर से, तो आप कमेंट में बात कर सकते हैं मुझसे, मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर दूँगा। ठीक, और अभी मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। और बहुत जल्दी कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी पूरी एक्सरसाइज का जो वीडियो है वो भी जल्दी अपलोड करूँ। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय।